गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें। ये लिखा हुआ है अनुपम मिश्र का। वितान का सेकंड चैप्टर, राजस्थान की रजत बूंदें। रजत यानी चांदी, राजस्थान की चांदी की बूंदें। और चांदी की बूंदें क्या है? जल। क्योंकि राजस्थान के अंदर रेतीली भूमि ज्यादा है, बरसात कम होती है, वनों का घनत्व कम है, इसलिए बरसात कम होती है। तो यहाँ पर पीने के पानी के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पीने के पानी के लिए राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, वहाँ पर पानी पीने के लिए जो एकत्रित किया जाता है उसे राजस्थान की रजत बूंदें कहा है। पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। यह लिखा हुआ है अनुपम मिश्र का। किसका लिखा हुआ है? अनुपम मिश्र का। अनुपम मिश्र, इनका जन्म होता है 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर। कहां पर? महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है 1948 में, स्वतंत्रता के बाद। ये पर्यावरण प्रेमी है तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्र क्या है? पर्यावरण प्रेमी है और पर्यावरण से संबंधित अनेक आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से ये जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्र अनेक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा है। अनुपम मिश्र ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए भी अभियान छेड़ा है। ये 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध रहे हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। किन्होंने? अनुपम मिश्र ने। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। कम से कम 20 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इनकी पुस्तकों में आज भी खरे हैं। इनकी पुस्तकों का नाम है आज भी खरे हैं, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें। ये विशेष चर्चित पुस्तकें रही हैं इनकी। अनुपम मिश्र की विशेष चर्चित पुस्तकें रही हैं आज भी खरे हैं, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें। ये 3 पुस्तकें इनकी विशेष रूप से चर्चित रही हैं। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। लेसन शुरू कर रहे हैं। पसीने के भीतर चेलवांजी, पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। पसीना तरबतर किसे कहते हैं? तरबतर कहते हैं पूरी तरह भीगा हुआ। जो आदमी पूरी तरह भीग जाता है उसे कहते हैं तरबतर। यानी जो तालाब है वो भी पूरा भर जाए तो उसे कहते हैं तालाब क्या हो गया? तालाब तरबतर हो गया, यानी तालाब पूरी तरह भर गया। चेलवांजी किसे कहते हैं? चेलवांजी कहते हैं जो कुई को बनाते हैं, कुई का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं चेलवांजी। और कैसी कुई? ये कुई बनती है रेगिस्तान में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कुई को बनाते हैं और उस कुई से क्या है कि पानी निकालते हैं। पीने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है तो कुई का निर्माण करते हैं। कुएं से छोटी होती है, कुएं से कुई छोटी होती है, कुई का निर्माण करते हैं पानी, पीने के पानी की पूर्ति के लिए। तो जो चेलवांजी है, जो कुई का निर्माण करने वाले हैं, वो पसीने से तरबतर है और कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। कोई 30-35 हाथ। एक हाथ में लगभग 1.5 फुट होता है। 1.5 फुट से थोड़ा ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। अपने कोने तक का एक हाथ होता है, कोने तक का एक हाथ होता है। तो कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, कि लगभग 30-35 हाथ की गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुई के भीतर गर्मी क्या है? बढ़ती चली जाएगी। अब क्यों चली जाएगी? क्योंकि एक तो वो चारों तरफ, एक तो वो संकड़ी है और 30-35 हाथ
30 हाथ का मतलब लगभग 45-50 फुट नीचे, जमीन में 45-50 फुट नीचे गर्मी ही बढ़ेगी। हवा कहीं से लग नहीं रही है इसलिए गर्मी ही बढ़ेगी। अगर हवा लगे तो गर्मी नहीं लगती उतनी, लेकिन जमीन के नीचे 50 फुट नीचे आदमी काम कर रहा है तो हवा तो कहाँ से लगेगी, गर्मी ही लगेगी। अब भीतर गर्मी ही बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास गहरा बहुत ही संकरा है, संकरा यानी छोटा है, कम है। कुएं का जो व्यास है, जो गहरा है, कुएं का जो गहरा है वह बहुत ही संकरा है, संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती, उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखरू यानी पंजे के बल, पंजे के बल जो अपन बैठते हैं पालथी मारकर नहीं, जो उकड़ू बैठते हैं उसे कहते हैं उखरू। उखरू बैठे चेलवांजी है। चेलवांजी कौन? जो कुएं का काम करते हैं, कुएं की चिनाई करते हैं। चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, कि उनकी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। कुल्हाड़ी का काम काटने का होता है, खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़ा होता है जो थोड़ा बड़ा होता है। उससे क्या है कि मिट्टी थोड़ी ज्यादा निकलती है एक साथ, तो बड़ा होता है तो इतनी बड़ी चीज से खुदाई नहीं होती है कुएं की, फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहां बसोली से की जाती है। बसोली किसे कहते हैं? बसोली किसे कहते हैं? क्या यहां पर खुदाई बसोली से की जाती है? बसोली होती है लकड़ी के हत्थे वाली, और आगे से लोहे की नुकीला औजार होता है। आगे से लोहे का नुकीला औजार होता है और उसके लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं बसोली। और यहां पर जो कुएं की खुदाई है वो कस्सी या फावड़े से नहीं होती है, वो होती है बसोली से। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कि बसोली होती है जो क्या है कि फावड़े से छोटी होती है, उसके अंदर लकड़ी की डंडी लगी हुई होती है, और यह औजार होता है आगे से नुकीला। यह आगे से लोहे का होता है और इसका हत्था होता है वो लकड़ी का होता है, हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। अब कवि क्या कह रहे हैं अनुपम मिश्र, कि जो कुएं का काम चल रहा है, कुएं की गहराई में चल रहे, तो कुएं अब गहराई उसकी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि खोद रहे हैं तो गहराई बढ़ती जाएगी। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर, कि वहां पर अंदर काम मेहनत का है, उस मेहनती काम में गर्मी का असर पड़ेगा, थोड़ा गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, कि उस कुएं के अंदर गहराई को, उस कुएं के अंदर गर्मी को कम करने के लिए जो जमीन पर ऊपर जो लोग खड़े होते हैं वो हाथ में मिट्टी भरकर जोर से नीचे फेंकते हैं। कुएं के अंदर जोर से नीचे फेंकते हैं तो ऊपर की जो ताजी हवा है उस मिट्टी के साथ नीचे जाएगी, उस मिट्टी के साथ नीचे जाती है। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा पर लौटती है। कि जैसे ताजी हवा नीचे जाती है तो जो गहराई के अंदर जो दम घोटने वाली हवा है, वह जैसे वह नीचे जाएगी तो दम घोटने वाली हवा क्या है, ऊपर आएगी। दम घोटू गर्म हवा। दम घोटू किसे कहते हैं? दम घोटू कहते हैं सांस को रोक देने वाला। दम घोटू कहते हैं सांस को रोक देने वाला। फिंकाना यानी फिकाती है, यानी ऊपर से जो फेंकते हैं, फेंकना। फिकाती का मतलब होता है ऊपर से फेंकना। दम घोटू यानी सांस को रोक देने वाली जो गर्म हवा है, जो नीचे कुएं के अंदर जमा है, ऊपर से मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं, रेत के साथ ताजी हवा नीचे जाती है, तो वो जो दम घोटने वाली हवा है वह कहाँ आएगी? वह आएगी ऊपर, वह ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांस्य, पीतल या किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए रखते हैं।
जो नीचे कुएं के अंदर काम कर रहा है, कुएं को खोद रहा है, जो आदमी नीचे काम कर रहा है, 50 फुट नीचे काम कर रहा है, कुएं को खोद रहा है, चेलवंजी यानी कुएं खोदने वाले को कहते हैं चेलवंजी। कुएं खोदने वाला, कुएं के अंदर से चिनाई करने वाले को कहते हैं चेलवंजी। जो आदमी नीचे काम कर रहा है उसके ऊपर से जो ताजी हवा साथ में फेंकते हैं, रेत के साथ में रेत नीचे फेंकते हैं, जो जिससे क्या है कि ताजी आवाज आती है। तो रेत के अंदर जो कण होते हैं या छोटे छोटे जो कंकर होते हैं वो सिर पर लगने का ज्यादा डर रहता है। सिर पर लगने का डर रहता है, तो उस डर को दूर करने के लिए वो अपने सिर पर कांसे या पीतल का एक टोप रखते हैं, टोपा पहने रहते हैं, जिससे क्या है कि उनके सर में कहीं पर चोट ना आए। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवंजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवंजी का सिर बचाएगा। कवि अनुपम मिश्र क्या कह रहे हैं? अनुपम मिश्र कह रहे हैं कि नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवंजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। मलबा यानी मलबा किसे कहते हैं? जो खुदाई में निकली हुई मिट्टी होती है उसे कहते हैं मलबा। मलबा कहते हैं जो खुदाई के अंदर मिट्टी निकलती है उसे कहते हैं मलबा। कवि अनुपम मिश्र कह रहे हैं कि जब चेलवंजी खुदाई कर लेता है, थोड़ी खुदाई कर लेता है, तो उसके पैरों के आसपास क्या है कि मिट्टी जमा हो जाती है। तो ऊपर से एक रस्सी से एक छोटी बाल्टी या डोल बनता है पिंपे का। पिंपे को ऊपर से काटकर उसके अंदर लकड़ी का हत्था लगा देते हैं। लकड़ी का हत्था लगाने से वह बन जाता है डोल। क्या बन जाता है? डोल बन जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी नीचे उतारी जाती है, उस कुएं के अंदर उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। अब जो नीचे चेलवंजी काम कर रहा है वह उसके अंदर क्या कर देगा? वह मलबा यानी जो मिट्टी उसके पैरों के पास जमा है उस मिट्टी को वह उसमें भर देगा, और पूरी सावधानी से जो ऊपर आदमी खड़ा है वह उसे पूरी सावधानी से खींचता है। खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत या कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। रेत या कंकड़ नीचे गिर सकते हैं, तो उनसे जो वह कांसे का टोप है वह चेलवंजी का सिर बचाएगा। कि ऊपर से जो जैसे अपन पत्थर को नीचे गिराते हैं तो वह पत्थर एकदम फोर्स से जाता है, तेज स्पीड से जाता है, और अगर नीचे उस आदमी के सिर के ऊपर लग गया तो सर फूट सकता है। इसलिए जो कांसे का टोप है वह उस पत्थर से, जो बाल्टी से गिरने वाला पत्थर होता है, उस पत्थर से क्या है कि उस नीचे काम कर रहे चेलवंजी का सिर बचाएगा। चेलवंजी यानी चेजारे कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। चेलवंजी यानी जो कुएं को खोदता है और उसके अंदर से चुनाई करता है। चेलवंजी यानी चेजारे कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। चेलवंजी किसे कहते हैं? चेलवंजी कहते हैं कि जो कुएं की खुदाई करते हैं और उसके अंदर जो ईंट भाटे की चुनाई होती है, उस चुनाई के काम करने वाले दक्षतम लोग, यानी वह चिनाई भी विशेष प्रकार की होती है। कॉलम के अंदर चिनाई होती है। एक 2 फुट का कॉलम काट लिया, नीचे से ऊपर तक उसकी मिट्टी निकाल ली, फिर नीचे से उसकी चुनाई करेंगे ऊपर तक। नीचे से उस 2 फुट के कॉलम की चुनाई करेंगे, फिर आगे के 2 फुट के कॉलम की मिट्टी निकालेंगे, फिर उसके नीचे से चिनाई करेंगे, फिर आगे से 2 फुट कॉलम की मिट्टी निकालेंगे। इस प्रकार वह चिनाई करने वाले चेलवंजी यानी चिनाई भी विशेष तरह की होती है। कुएं की चिनाई भी विशेष तरह की होती है। और दक्षतम यानी अपने काम में पूरी तरह प्रशिक्षित। दक्षतम किसे कहते हैं? कि अपने काम में पूरी तरह प्रशिक्षित लोग होते हैं वो चेलवंजी, जो कुएं की चिनाई का, खुदाई का काम करते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। जो चुनाई करने का कार्य होता है उसे कहते हैं चेजा। चेजारे जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। कवि अनुपम मिश्र क्या बता रहे हैं? अनुपम मिश्र बता रहे हैं कि जो चेजे का काम करते हैं उसे कहते हैं चेजारे, और चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह कोई साधारण ढांचा नहीं है। कि जो चेलवंजी है वह जिस कुएं को बना रहे हैं वह कोई साधारण चीज नहीं है।
वह कोई साधारण चीज नहीं है, वह कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं तो होता है बहुत ज्यादा बड़ा, कुआं बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और कुई होती है छोटी, उसका छोटा रूप। कुएं का छोटा रूप होती है कुई। कुआं होता है पुल्लिंग और कुई होती है स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं। कवि कह रहे हैं कि यह व्यास में कुएं से थोड़ी छोटी है। कुई है जो व्यास में, उसका जो गोल गहरा होता है उसमें ही थोड़ी छोटी है, बाकी तो ये कुएं से भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कि राजस्थान में जो विशेष क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुइयों की गहराई है वो क्षेत्र के हिसाब से होती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा भी हो सकती है। कोई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे ही नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। भूजल, भूजल किसे कहते हैं? कुआं क्या है कि भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल किसे कहते हैं? भूजल कहते हैं भूमि के नीचे का जल। भूजल कहते हैं भूमि के नीचे का, भूमि के अंदर का जल। कुआं भूजल पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती। कि जो कुई है वो ठीक वैसे नहीं जुड़ती है जिस प्रकार कुआं नीचे अपने भूमि के नीचे जो जल जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, जो नीचे का जो जल है, जो अपने कुएं ट्यूबवेल बनते हैं, जिस प्रकार वो नीचे के पानी से जुड़ते हैं, कोई उस प्रकार से नहीं जुड़ती है। कोई उस प्रकार से नहीं जुड़ती है। कोई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कोई है जो वर्षा का जो जल होता है, बरसात का जल होता है, उसे विचित्र यानी विशेष ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा नहीं होती है, यह तब भी उसे समेटती है जब वर्षा नहीं होती है। बिना बरसात के अलावा जो 8 महीने का टाइम होता है, बरसात के अलावा 8 महीने का जो टाइम होता है, उसे कोई उस समय कोई उस पानी को विशेष तरीके विचित्र ढंग से क्या है अपने अंदर समेटती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। जो कुएं है उसके अंदर न तो जो सतह पर पानी, जैसे सतह पर पानी चल रहा है, न तो वो है, और न ही भूजल का। भूजल यानी भूमि के अंदर का जल। जिस प्रकार अपना कुआं या ट्यूबवेल नीचे के पानी से जुड़ते हैं, उस प्रकार से कुएं नहीं जुड़ती है, और कुएं के अंदर उस प्रकार से पानी नहीं आता है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यह तो नेति नेति जैसा। नेति नेति किसे कहते हैं? नेति नेति कहते हैं अंतहीन। यह तो अंतहीन जैसा कुछ पेचीदा, पेचीदा यानी उलझाने वाला, पेचीदा यानी उलझाने वाला मामला है। कि यह तो अनुपम मिश्र कह रहे हैं कि यह तो नेति नेति यानी अंतहीन कुछ उलझाने वाला मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह यानी बहुत ज्यादा, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। अथाह यानी बहुत ज्यादा। कवि क्या कह रहे हैं कि मरुभूमि में रेत का विस्तार, कि जो मरुभूमि यानी मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसके अंदर रेत का क्या है विस्तार और गहराई अथाह है। यानी कि जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सके, जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सके। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। कवि अनुपम मिश्र क्या कह रहे हैं कि रेगिस्तान में अगर बरसात होती ही नहीं, पहली बात तो ये, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में भी हो जाए तो भी यह पानी को अपने अंदर समा लेने की इसके अंदर शक्ति है। यानी जो भूमि है, जो रेत है, रेगिस्तान की जो भूमि है, वह पानी को अपने अंदर समा लेती है। कितनी भी ज्यादा बारिश हो जाए, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। यहाँ पर क्या नहीं आती है? बाढ़ नहीं आती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया पत्थर, खड़िया पत्थर किसे कहते हैं? ये एक जिप्सम की पट्टी होती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है।
यह जो खड़िया पत्थर की पट्टी है, यह पट्टी काफी लंबी चौड़ी पट्टी है। यह काफी लंबी चौड़ी पट्टी है। बाड़मेर में, जैसलमेर में और नागौर में, बीकानेर में यह पट्टी बहुत ज्यादा फैली हुई है। इस क्षेत्र में यह रेत के नीचे पट्टी फैली हुई है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती है? क्योंकि ऊपर, इसके ऊपर रेत है, इसके ऊपर रेत है। यह जमीन के नीचे यह पट्टी फैली हुई है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर इस खड़िया पट्टी की जो खड़िया मिट्टी की जो पट्टी है, खड़िया पट्टी है, यह बड़ा कुआं खोदते समय जो जमीन के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे इस पट्टी का पता चलता है, इस खड़िया पट्टी का पता चलता है, जिप्सम का पता चलता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय क्या होता है? खारा होता है। कि जो बड़े कुएं कितने खोदे जाते हैं? कम से कम 150 या 200 हाथ खोदे जाते हैं। जो बड़े कुएं वो कम से कम 150 या 200 हाथ खोदे जाते हैं, और इतना खोदने के बाद में उनके अंदर जो पानी निकलता है वह पानी प्राय कैसा होता है? खारा पानी होता है। वह प्राय खारा पानी होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। इसलिए वह पानी है जो क्या काम में नहीं आ सकता? पीने के काम में। खारा है तो पीने के काम में कैसे आएगा? पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है? कुइयां बनाई जाती है। तो वहां पर इन क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है? वहां पर इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। कुइयां कुएं से कम गहरी होती है। कुइयां होती है वो कुएं से कम गहरी होती है और व्यास में भी कम होती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अब जो ये खड़िया पट्टी है, यह खोजने में भी क्या काम में आता है? यह खोजने में भी अनुभव काम आता है। जो बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है वह इन क्षेत्रों में काम आता है कि बरसात का पानी किस क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि जो बरसात होती है और पानी एकदम से उस मिट्टी के अंदर नहीं बैठे, पानी एकदम से उस मिट्टी के अंदर नहीं बैठे तो पता चल जाता है कि नीचे कोई पट्टी है, खड़िया पट्टी है, यानी जिप्सम की कोई पट्टी चल रही है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू। आपको एक बार इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर राजस्थानी क्षेत्र की जो कई चीजें निकल के आ रही हैं, तो उनको आपको देखना है, पढ़ना है। और जो राजस्थानी थोड़ी शब्दावली भी इसके अंदर आ रही है, राजस्थानी भाषा की थोड़ी शब्दावली भी इसके अंदर आ रही है, तो वह शब्दावली आपको थोड़ी समझनी है, क्योंकि अपन सभी राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं। और राजस्थान की भाषा मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी से संबंधित या राजस्थानी भाषा से संबंधित इसमें जो भी शब्दार्थ आ रहे हैं तो वो आपको पढ़ने, आपको थोड़ा समझना उनको। ठीक है, ओके, थैंक यू।